इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेरे तकरीबन 30 साल से जायद हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ। मैं जब भी इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ आता था, जश्न आज़ादी से एक दिन कबल यहाँ की रातें चांद रात जैसी नजर आती थी। सड़कों पर रौनक, गाड़ियों पर झंडे, हर तरफ जश्न का माहौल होता था। लेकिन आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में जगह जगह पुलिस, ट्रैफिक पुलिस फोर्स और रेंजर्स के नाके देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी सेलिब्रेशन सिर्फ इशराफिया के लिए हो और आम गरीब आदमी के लिए नो एंट्री। फिर रावलपिंडी के कमर्शियल और आसपास के इलाकों में आया तो एक आध दो गाड़ियों पर ही पाकिस्तानी परचम नजर आया। यकीन करें, ये मंजर देखकर बहुत दुख हुआ। लोग या तो गुर्बत की चक्की तले पिस चुके हैं या फिर उनके दिलों से मुल्क के साथ जुड़ा वो जज्बा ही छीन लिया गया है। आज जो देखा वो सिर्फ झंडों की कमी नहीं थी, ये अवाम के अंदर बढ़ती हुई मायूसी, बेबसी और निजाम से दूरी की एक तकलीफ दे तस्वीर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है, जो आपकी मोहब्बतों का, जो आपकी तवज्जों का बहुत मशकूर और ममनून है। खासकर मेरे वेटरन्स जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका हम बचपन में बड़ी शिद्दत से इंतजार करते थे, 14 अगस्त 2026। लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बता दिया कि यकीन करें, वो जोशो खरोश नजर नहीं आया, चेहरों पर वो इत्मीनान और वो उम्मीद नजर नहीं आई जो कौमें अपनी आजादी के दिन मनाती हैं। दिन बड़ा मुबारक है जुमे का, और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदके ये जो मुल्क में नहूसत छाई है, ये जो लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई है, इसको दूर करे और आप लोगों की दिली मुरादें जो है वो पूरी करे। आज हम ज्यादातर जो डिस्कशन है उसको 14 अगस्त तक रखेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। पहली खबर आपके सामने रखनी है कि अगर आपको इमरान खान या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो आपका इंतखाब क्या होगा, मेरा इंतखाब क्या होगा, ये मैं आपके सामने रख दूंगा, आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा, कैद आजम का पाकिस्तान दफन हो चुका, कोई शक नहीं है। 1971 में, क्योंकि ये पाकिस्तान कैद आजम ने आजाद नहीं कराया था, उसके साथ मशरकी पाकिस्तान था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी थी और ढाका के जो लीडर्स थे वो आगे थे। लेकिन उस पाकिस्तान का कत्ल हो चुका और अब ये नया पाकिस्तान है। ये किसने कहा है? उसके बाद जश्न आजादी का, पाकिस्तानी आजादी का, लेकिन उसमें जो चापलूसी की गई, जो खुशामद की गई, वो अमेरिका की गई। ये क्या मामला है और बानियान पाकिस्तान का अंजाम क्या हुआ? जिस तरह मैंने बताया कि आज आजादी पर या 14 अगस्त पर फोकस रखेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अब देखें ना, रात को इस्लामाबाद में जो है वो तकरीब होती है, ठीक है जी। उस तकरीब में पंजाब की वजीर आला खुसूसी तौर पर शिरकत करती हैं और उसमें किसी दूसरे सूबे को, हालांकि वो वजीर आला भी इनके अपने हैं सवाए सुहेल आफरीदी के, जिस तरह वो चाबी वाला खिलौना है बलोचिस्तान वाला, वो भी नहीं था, मुराद अली शाह भी नहीं थे। सिर्फ मुख्यमंत्री को जो है वो सफदरनी बुड्ढी को वहां पे इजाजत थी और वहां पे वो मौजूद थी। एक मुख्यमंत्री थी, यानी ऐसा मंजर जो है वो सामने आ रहा था।
एक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाला हाकिम अली जरदारी का बेटा था, राहिल शरीफ के दौर में, जिसने कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के लिए आते हैं और हमने हमेशा यहां रहना है। वो मौजूद था, उसने तकरीर भी की। उसके बाद ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा लगवाने वाली नवाज शरीफ की कुड़ी और सदरिनी बुड्ढी वो वहां पे मौजूद थी, जिसके पास अहम लोगों की बहुत ज्यादा HD वीडियोस हैं और बकौल उसके खावंद के कोई स्विमिंग पूल में उल्टा पड़ा है और कोई वॉशरूम में जो है वो नंगा पड़ा है। ये वीडियोस हैं, ये मौजूद थी वहां पे। उसके अलावा वहां पे मौजूद था एयाज सादिक, जिसने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जब आर्मी चीफ बाजवा आया तो उसके माथे पर पसीना था और उसकी टांगें कांप रही थी। ये बंदा मौजूद था। इसके अलावा रेहाना डार से अपनी जमानत जब्त कराने वाला पाकिस्तान की तारीख का बेशर्म तरीन बूढ़ा जो है ना, वो ख्वाजा आसिफ, जिसने कहा कि फौज 48 हारी, 1965 हारी, 1971 हारी। ये पाकिस्तानी कौम के गोश्त से गोदा तक जो है ना वो निचोड़ कर खा गए हैं ख्वाजा आसिफ, वो मौजूद था। फिर मौजूद था जो है ना वो हुदैबिया पेपर मिल का गवाह इसाक डार साका, जिसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि मैं काजी फैमिली के जरिए शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं। ये तकरीब में मौजूद था। और रजब तैयब अर्दवान की बीवी का हार चुराने वाला, जिसके तीनों बेटों के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी, जो नाअहल हो गया लेकिन जरदारी की करप्शन पर स्विट्जरलैंड को खत नहीं लिखा। ये लोग जो है वो मौजूद थे। और फिर सबकी तवज्जो का मरकज 5 सितारे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। वो 5 सितारों वाले जनरल आसिम मुनीर वहां पे मौजूद थे। ये टोटल तकरीब थी और ये इशराफिया की तकरीब थी। हर तरफ नाके थे, हर तरफ बंदूकें थी कि कोई आम बंदा, कोई गरीब बंदा अगर उसने इधर फटकने की कोशिश की तो वो अपना हाल जो है वो खुद देख ले। ये पैगाम है महापारा सफदर का। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि महापारा सफदर हमारी बचपन की जो है ना वो याद, जो खबरें पढ़ती थी आजकल लंदन में होती हैं, ये क्या पैगाम देती हैं। उठिए, पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान को भरे जलसे में मार दिया, उनके कातिल को वहीं खड़े खड़े मार दिया, भुट्टो को अदालत से कत्ल करवा दिया और 40 बरस बाद अदालत ने खुद एतराफ कर लिया, बेनजीर को खुलेआम कत्ल करवा दिया, आज तक कातिल न मिला। अब इमरान खान को 8 माह से कैद तन्हाई में डाल रखा है। क्यों? उनके मरने की खबरें फैलाई जा रही हैं। क्यों? आप कैसी कौम हैं? क्या आप लोग मुल्क के चौथे वजीर आजम को भी कत्ल होते हुए देखते रहेंगे? क्या पाकिस्तान वज़ीर आजम का कब्रिस्तान बना रहेगा? क्या कभी इंसाफ होता नजर आएगा? यानी कभी कोई जर्नैल इस तरह मारा गया हो, कभी किसी जर्नैल को फांसी दी गई हो। रात को अरशद कुंडी ने, ये खबर मैंने तकरीबन साल हुआ पहले ब्रेक की थी। रात को अरशद कुंडी ने खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तानी जो रावलपिंडी कैंट है, इसमें 90 कनाल पे बाजवा ने जो है ना कब्जा कर रखा है। 90 कनाल पे, ये जहां मैं रहता हूं ना, ये थका हुआ एरिया है पिंडी का, बहुत थका हुआ एरिया। यहाँ पे जो मरला है वो 10 लाख से ज्यादा है मरला। और आप जानते होंगे कि एक कनाल में या 20 मरले होते हैं या 22 मरले होते हैं। 90 कनाल पे बाजवा ने कब्जा कर रखा है। और अगर अब 10 लाख के हिसाब से पहले कनाल के पैसे निकालें, फिर 90 कनाल के पैसे निकालें, 90 कनाल को उसने अपने सामने बाग बना रखा है। जमीन कंटोनमेंट की है, जमीन सरकारी है। आज तक कोई जनरल फांसी चढ़ा जिसने पाकिस्तान तोड़ा, जिसने हथियार डाले, जिसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए, जो वहां बाजार हुसन स्टाफ कार पे जाता था,
जिसने जनरल खादिम हुसैन को जब कमांड टेक ओवर जो है ना वो की गई, तो जनरल खादिम हुसैन राजा को कहा कि मशरकी पाकिस्तान की कमान तो दे दी है, अब अपनी दाश्ताओं के नंबर भी दे दो। ये कहा था कमांडर ईस्टर्न कमांड ने। और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में 6 जर्नैलों को जो है वो जिम्मेदार करार दिया गया। जनरल याह्या खान, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जनरल मिठा खान, जनरल गुल हसन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल गुलाम उमर। किसी को फांसी हुई, किसी की कब्र का ट्रायल हुआ, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है ये वज़ीर आज़म का है, क्योंकि वज़ीर आज़म का ताल्लुक अवाम से होता है और अवाम को अपने हिसाब में रखना या अवाम को अपनी औकात में रखना इस निज़ाम का टोटल जो है वो फर्ज है। उसके बाद जावेद हाशमी ने वो मुबारकबाद दी है कौम को कि पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक, लेकिन पाकिस्तानी आज़ाद नहीं हैं। ये बात भी जावेद हाशमी ने की। मैं आपको कई दफ़ा हसन निसार साहब का कॉल सुना चुका हूं कि 1947 में सिर्फ हमारे मालिक तब्दील हुए थे, गोरी चमड़ी वाले चले गए थे और उनकी जो मनकूला और गैर मनकूला औलादें थी, भूरी चमड़ी वाले, वो जो है वो हम पर हुक्मरान हो गए। अब अमेरिका की जो है वो खुशामद किस तरह की गई, जश्न आजादी का, मगर चर्चा है अमरीकी गुलामी का। सदर पाकिस्तान के मुताबिक अमरीकी सदर ने 90 मरतबा सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर कहा, ही इज माई बेस्ट फील्ड मार्शल। ये जरदारी कहता है रात को। दुनिया जब ये सुनेगी देखेगी तो कहेगी मुल्क का सदर जश्न आजादी की तकरीब में किस किस थड़े हुए ऑब्सेसिव आशिक की तरह मेरी महबूबा ने मेरा नाम इतनी दफा लिया, वो मुझसे प्यार करती है। अमूमन ऐसे आशिक सिर्फ नाम लेने पर सुहाग रात और बच्चे तक प्लान कर लेते हैं। और फील्ड मार्शल ये सब सुन सुनकर शर्मा रहे थे। हालांकि गौर से देखा गया तो वो शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रहे थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दफा अपनी महबूबा का नाम लिया। और डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है इमरान खान का नाम नहीं लेगा, मोहम्मद मुर्सी का नाम नहीं लेगा, किसी भी ऐसे शख्स का नाम नहीं लेगा जो पाकिस्तानी या उम्मत मुसलमान का खैर खा हो। वो तो उनके करीब दहशत गर्द हैं। हाँ, इनके नाम जो है फतह सीसी का हो या हफ्तार का हो, खलीफा हफ्तार का, या 5 सितारा का हो, ये जो है ना वो आपके सामने तारीफ की गई अमेरिका की। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 2 तकरीबात हुई। एक तकरीब हुई रोडों पर जो आम पाकिस्तानियों ने मनाई और एक इशराफिया की तकरीब थी जिसका अहवाल मैंने बता दिया है। पाकिस्तान की सड़कों पर राज था सिर्फ पाकिस्तान के परचम का और इसके अलावा पीटीआई के परचम का। हर चौक डी चौक बना, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बड़ी खुलकर सामने आई और वो ये बात आई कि अगर कोई इनको लीड करने वाला हो, अगर कोई इमरान खान का जिगर रखता हो, अगर कोई इमरान खान जैसा दिल गुर्दा रखता हो, तो ये कौम बाहर आने के लिए बेताब है। ये कौम अपनी जानें देने के लिए बेताब है। मसलन सुहेल आफरीदी पहुंचते हैं ब्लू एरिया से चंद किलोमीटर दूर ये सारी इशराफिया की तकरीब हो रही थी और इतने लोग वहां पे निकल आए, इतने लोग निकल आए। आप उसकी फुटेजेस देखें, ब्लू एरिया इस्लामाबाद। हालांकि एक V8 गाड़ी पे हस्बे मामूल इस्लामाबाद की पुलिस ने हमला भी किया और गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया, बदमज़गी भी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ब्लू एरिया में जो है वो निकले। इसके अलावा लाहौर में जो है वो सुलेमान अकरम राजा की क़यादत में बहुत ज्यादा लोग लिबर्टी चौक में निकले। मियां वाली में बहुत ज्यादा लोग, कल जमानतें हुई लोगों की और जब वो बाहर आए तो वहां पे बहुत बड़ा हजूम था लोगों का जो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। तो 2 किस्म के जश्न मनाए गए। एक जश्न इशराफिया का था जिसमें
ایک دوسرے کی کمر کھجائی جا رہی تھی، وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا، وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا، پھر سارے مل کے اپنے باپ امریکہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بہرحال یہ اشرافیہ کی جو ہے وہ تقریب تھی۔ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ بانیان پاکستان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کہ کہیں یہ لوگوں کو پاکستان بننے کا اصل مقصد نہ بتا دیں۔ قائد اعظم کو جبری طور پر اغوا کر کے زیارت بھیجا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ عمران خان بھی اغوا ہے نا، عمران خان کوئی قید تھوڑا ہی ہے، جنرل عاصم منیر نے اغوا کر رکھا ہے۔ لیاقت علی خان کو پنڈی میں جلسے کے دوران گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ جناح مادر ملت کو کٹیا سے تشبیہ دی گئی، بعد میں پرسرار طور پر ان کا قتل کر دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی کو ملک بدر کیا اور ان کی لاش بیروت سے ملی۔ پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی کو پاکستان تک نہیں آنے دیا اور آخری وقت میں وہ لندن میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مر گئے۔ قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال اے کے فضل حق کی حکومت گرائی اور ان کو ہندو کا ایجنٹ قرار دیا۔ گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر کو ٹھڈے مار کر نکالا گیا۔ مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہہ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ نواب افتخار حسین ممدوٹ کو بھی ٹھڈے مار کے نکالا گیا اور وہ آخری وقت میں گمنامی کی زندگی میں مر گئے۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو گرا کر ان پر غداری کے مقدمے بنائے۔ بانیان پاکستان میں سے کوئی ایک شخص نکال کر لے آئیں جس کو پاکستان نے عزت دی ہو۔ جو قوم اپنے بانیان کو ذلیل اور رسوا کرے اس قوم پر نعمتوں کی بارش نہیں، ذلت کا کوڑا برستا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی دلوائی ان کو غدار قرار دیا، کچھ کو قتل کیا، کچھ گمنامی کی زندگی میں قسم پرسی سے مر گئے اور بے شرم قوم یوم آزادی منا رہی ہے۔ یہ حال کیا گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، فاطمہ جناح نے شادی نہیں کی اور وہ دن رات لگے رہے کہ مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن لے کر دیا جائے۔ یہ تو شکر ہے کہ 1931 میں ڈاکٹر اقبال، چونکہ وہ بڑے دور تک دیکھنے والے بندے تھے، انہوں نے میرا خیال ہے دیکھ لیا تھا کہ اب چلے جانے میں ہی عافیت ہے، وہ 1938 میں چلے گئے، ورنہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی ان کو بھی قیمت چکانی پڑتی کہ آپ نے ہمارے بغیر کس طرح خواب دیکھ لیا اور آپ نے وردی پہنے بغیر کس طرح خواب دیکھ لیا۔ بہرحال وہ جلدی جلدی اس دنیا سے چلے گئے۔ رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے بلو ایریا میں، اور واقعہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی گاڑی کے ساتھ ایک نوجوان آتا ہے اور نوجوان کہتا ہے کہ سہیل بھائی آپ شہباز گل سے اختلافات ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو سہیل آفریدی جواب دیتے ہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی میں چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اور یہ ان پہ خاندانوں کی جو ہے نا وہ قبضہ ہے، وراثت ہے۔ پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ہاں بعض اوقات تنقید میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اختلافات۔ بہرحال رات کو سہیل آفریدی نے بڑا اچھا جسچر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو سہیل آفریدی جو شہباز گل ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی جو خبر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے وہ دفن ہو چکا۔ یہ کون کہتے ہیں اور ان کے پاس کیا دلائل ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ قائد اعظم کا پاکستان دفن ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیرسٹر حسان نیادی کی غیر قانونی حراست کو آج پورے 3 سال ہو چکے ہیں۔
13 और 14 अगस्त 2023 की दरमियानी रात यानी 11:45 पर रियासत पाकिस्तान में मावराए आइन व कानून यानी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। 2 माह गैर कानूनी अगवा रखा गया और फिर रियासत ने अपने दाएं हाथ से मेरे बेटे को अपने ही बाएं हाथ के हवाले कर दिया, यानी फौज की तहवील में रख लिया। फौजी तहवील में कैंगरू मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए फ्रॉड झूठा मुकदमा कायम करके 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। आज भी हसन नियाज़ी को हाई सिक्योरिटी जेल की बैरकों में रखा गया है। फ्रॉड, गिरफ्तारी और फ्रॉड मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट में 1 साल से अपील दायर कर रखी है। 4 बेंच बने और चारों बेंचों ने सुनने से माजरत कर ली। अब 5वां बेंच पिछले 8 महीनों से केस लटकाए बैठा है और छुट्टियों के बाद केस सुनने या न सुनने का पता चलेगा। हसास इदारे के एक अफसर की बारोब आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है कि 5वां छोड़ 6ठा, 7वां, 8वां बेंच आ जाए, तुम्हारे बेटे का केस नहीं सुना जाएगा। फौजी फोन करके कहता किसको है ये एंड पे बताऊंगा। न कोई बेंच न सुनेगा न फैसला देगा, सिर्फ केस लटकाएगा। मुझे अपने कमजोर सिविलियन होने और अपनी कम मायगी और बेबसी पर शर्मिंदगी है। एक बार फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे मान लूं कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले मकाफात अमल से बच जाएंगे। एक ही आसूदगी है, ऐसों की एक शेल्फ लाइफ और एक एक्सपायरी डेट है। 75 साल तारीख में ऐसे सारों को इबरत का निशान बनते देखा है। कैसे मान लूं कि आज के किरदार बच जाएंगे। ये कौन कह रहा है पता है आपको? ये कह रहे हैं इमरान खान के कट्टर मुखालिफ, इमरान खान के बहनोई, जिन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि उन्होंने इमरान खान को माफ कर दिया है। ये कह रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी, ये सिस्टम के बड़े करीब हैं, ये नून लीग के घर के बंदे हैं, लेकिन अब उनका सब्र भी जवाब दे गया है। सिर्फ एक बेटा जो बाहर से पढ़ के आया, जो बैरिस्टर है, जिसने ख्वाब देखे कि वो यहाँ पे वकालत करेगा, वो लोगों को इंसाफ दिलवाएगा, और उसको मिलिट्री कोर्ट ने 10 साल की सजा दी और वो इंतहाई सख्त जेल कोट लखपत जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा है। और एक फौजी अफसर फोन करके वो हफीजुल्लाह नियाज़ी को कहता है कि जितने मर्जी बेंच बन जाए, कोई बेंच फैसला नहीं करेगा और केस को लटकाएगा। ये हफीजुल्लाह खान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले मतीउल्लाह जान क्या कहते हैं? मतीउल्लाह जान, असद तूर, इस कमाश के लोग ना, ये असल में नून लीग के बंदे थे, ये असल में पीपल्स पार्टी के बंदे थे, ये असल में कादी फायदा के बंदे थे। और इनके दिल में पता है क्या उमंग थी? इनके दिल में उमंग थी कि ये जो कुछ इमरान खान कर रहा है ना, ये नवाज शरीफ करे। ये जो कुछ इमरान खान कर रहा है ये जरदारी करे, ये कादी फायदा से करे। लेकिन वो सारे 2 नंबर थे, वो सारे काने थे, वो सारे चोर थे, वो सारे करप्ट थे और वो ये कर नहीं सकते थे। इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब ये कभी उनकी बात करते हैं, फिर कभी इमरान के हक में बात करते हैं, क्योंकि जो इनका ख्वाब था, ये बड़े घाव किस्म के इस्लामाबाद के साथी हैं, वक्त को पहचान लेते हैं। इनको उम्मीद थी कि ये 2 खानदान ये टक्कर देंगे जो इमरान दे रहा है, लेकिन इनके ख्वाबों पे ओस पड़ गई। पिछले दिनों इमरान खान के बारे में मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इमरान खान ने बाजवा को कौम का बाप कहा था। फिर सोशल मीडिया टीम हरकत में आती है और वो मतीउल्लाह जान को कहती है कि तुम सबूत दो कि अपनी पूरी लाइफ में कभी इमरान खान ने कहा हो कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये चवल मारी थी शहरियार आफरीदी ने, जो आजकल नजर भी नहीं आता। बहरहाल फिर एहसास हुआ मतीउल्लाह जान को, और मतीउल्लाह जान ने
अपनी बात की वजाहत कर दी कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और अगर कोई वजाहत कर दे, कोई गलती मान ले तो ठीक है, जबरदस्त बात है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। तो बहरहाल जो है वो इमरान खान ने कभी भी आर्मी चीफ को कौम का बाप नहीं कहा था। उसके बाद आखिरी मुद्दे से पहले एक और खबर है, और वो खबर ये है कि रावलपिंडी में आप जानते हैं कि GHQ का शहर है, किन का शहर है, किन की ताकत रावलपिंडी में चलती है। रावलपिंडी में जबरदस्त जो है वो रैलियां हुई, और लोगों को जो है वो इतनी पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी जो कि होनी चाहिए जितनी इमरान खान की थी। और लोगों ने इमरान खान की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज किया, रैलियां निकाली, और मोटरसाइकिल रैलियां थी, बहुत ज्यादा इकट्ठ हुआ। 6 रोड पे, चांदनी चौक में, कमेटी चौक में, यहाँ पे काफी लोग जो है वो बाहर निकले। मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि इमरान खान की शख्सियत वाला बंदा या इमरान खान जैसा जिगर रखने वाला बंदा अगर सामने आए तो अब भी जो है वो कौम निकलने के लिए तैयार है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कि पाकिस्तान या इमरान खान, ये आपने फैसला करना है। मैं आपको दलाइल दूंगा और आपने अपना फैसला सुनाना है, मैं आपको अपना फैसला सुनाऊंगा। सवाल ये है कि आपके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बढ़कर है? क्या आपको पाकिस्तान इमरान खान के बगैर कबूल है? क्या आप भी ये नारा लगाते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं? दोनों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो आपका फैसला क्या होगा? मेरा जवाब हाजिर है, पाकिस्तान हर शख्स से बढ़कर है, इमरान खान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। इमरान खान या कोई भी इंसान कल नहीं रहेगा, पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह हमेशा रहना है। मुझे पाकिस्तान इमरान खान समेत किसी भी इंसान के बगैर मुकम्मल तौर पर कबूल है। मुझे इमरान खान या पाकिस्तान में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो 1000 में से 1000 दफा पाकिस्तान का इंतखाब करूंगा। इस मुल्क के सिवा दुनिया में मेरा कोई वतन नहीं। यहाँ की मिट्टी में मेरे प्यारे दफन हैं, यहाँ की गलियों मोहल्लों में मेरी यादें बसी हैं। तो मैंने इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में अपना इंतखाब बता दिया है। अब आप बात को यहां से आगे लेकर चलते हैं। मुझे इमरान खान नहीं चाहिए, मुझे तहरीक इंसाफ से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मुझे पाकिस्तान चाहिए। मेरी आइंदा नस्लों ने तहरीक इंसाफ में नहीं, पाकिस्तान में जीना है। जिस तरह आप चाहते हैं कि मैं इमरान खान को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाऊं, जो मैं हमेशा से हूं, बिल्कुल इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि आप भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। जिस तरह घर इंसानों से बनते हैं, इसी तरह मुल्क अवाम से बनता है। आप भी इमरान खान को भला छोड़ दें, पर अवाम के साथ खड़े हो जाएं। अब यहां से असल मुद्दा शुरू होता है। आपको इस मुल्क से अगर वाकई मोहब्बत है तो इस मुल्क के मुतफिका आइन के साथ खड़े हो जाएं। ये आइन हम करोड़ों अवाम का मुतफिका मुआहदा है। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ और निफाज सिर्फ कौमी नहीं बल्कि शरई जिम्मेदारी भी है। कैसे? क्योंकि दीन के वाज़ेह अहकामात हैं कि अपने वादों और मुआहदों की पासदारी करो। ये आइन एक अजीम शान मुआहदा है, करोड़ों अवाम से वादा है। लिहाजा इस आइन की पासदारी एक बाकायदा शरई फरीजा भी है। इस आइन की पासदारी का सारी दुनिया के सामने बाकायदा हल्फ लिया जाता है। लिहाजा इस आइन की खिलाफ वर्जी न सिर्फ कौमी बल्कि शरई जुर्म है। हल्फ तोड़ना या उसकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह कबीरा है। ये जर्नैलों को समझना होगा और सोचना होगा कि वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे हैं। किस कदर अफसोस की बात है कि आइन जैसे अजीम शान मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होने के बावजूद बड़े बड़े जय्यद उलमा खामोश बैठे रहते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियती
मुसलमान आबादी दीन को जानने का दावा करने के बावजूद आइन की पामाली से लाताल्लुक रहती है। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी सियासी लीडर को मुल्क पर फौकियत न दूं, तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि आपकी इस मुल्क, इस रियासत, यहाँ की अवाम और मुतफिका मुआहदे यानी आइन को हर चीज पर फौकियत पहुंचे या फौकियत दीजिए। आप चाहते हैं ना कि मैं इमरान खान को पाकिस्तान पर तरजीह न दूं, मैं नहीं देता, ठीक है, लेकिन क्या आप आइन को तरजीह देते हैं? क्या आप आइन पे चलते हैं? जो आपने वर्दी पहनने से पहले हल्फ उठाया, क्या आप उसकी पासदारी करते हैं? तो आप तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं। जिस तरह मौलाना इसहाक साहब ने कहा था कि वो फासिक है शख्स, वो फाजिर है जो ताकत के जरिए बस्ती पर कब्जा कर ले, और आपने ताकत के जोर पे कब्जा किया हुआ है। आपने ताकत के जोर पे 2 नंबर और करप्ट लोगों को कौम पे मुसल्लत किया हुआ है, जिन्होंने टोटल 17 सीटें ली थी। जी, आपने एक महकमे के मफादात और बयानियों को ही रियासत समझ लिया है कि फौज रियासत है और उसका बयानिया रियासत है, जो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। रियासत की तश्कील का बुनियादी मकसद ही अवाम की फलाह है। बिलफर्ज अगर आपको ये लगता है कि रियासत को सही चलाने की काबिलियत महकमे के ही पास है और सारे सियासतदान चोर हैं, तो आप मुतालबा कीजिए कि सामने आए और मुल्क का निजाम बराह रास्त संभालें। धोखे पर मबनी निजाम फिर इस्लामी तालीमात के शदीद खिलाफ है। ये धोखे का निजाम है। आप सामने आ जाएं, आप कहें लोगों को कि जी हमारा महकमा दूध से धुला है, हमारे महकमे में 1 रुपए की करप्शन नहीं है, हमारे जर्नल मेरिट पर आते हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं लेता, कोई रिटायर्ड होकर आर्मी चीफ नहीं बनता, तो फिर ठीक है, आपके महकमे को मान लेते हैं। जिस तरह हमने माना कि हमें इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कबूल है, हमें नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान कबूल है, हमें जरदारी के बगैर पाकिस्तान कबूल है, हमें आसिम मुनीर के बगैर पाकिस्तान कबूल है, तो फिर अपने इदारे को ठीक कीजिए। जी, आपको चाहिए कि चीन या गल्फ के निजाम का मुतालबा कीजिए, जहां सामने बैठे हुक्मरान के पास ही अख्तियार और जिम्मेदारी होती है, वहां किसी किस्म का कोई झूठ और दजल नहीं होता। यानी वहां पे कोई झूठ बादशाह है अमारात में या पूरे गल्फ में या चीन में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उस तरह का जो है ना वो ऐलान करें। तो अगर आपको महकमे से उम्मीद है तो वाशगाफ अल्फाज में मुतालबा कीजिए कि दजल व मकर व फरेब छोड़कर सामने आकर मुल्क की बागडोर संभालें। और अगर आप नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं तो इस मुल्क की असल असास यानी जमहूरी निजाम की मुकम्मल बहाली और आइन की हकीकी नफाज का मुतालबा करें। मेरे दिल में जो कुछ है वो मैंने खुलकर आपके सामने बयान कर दिया। मैं आपकी तरह झूठ, मुनाफकत और मकर से काम नहीं लेता। आप चाहते हैं कि मैं एक सियासी लीडर को छोड़कर मुल्क की बात करूं तो मैं दिलो जान से तैयार हूं। अब आपकी बारी है। आप अपना इखलाक दिखाइए और बताइए कि आप इस मुल्क और रियासत के खैर खा हैं या एक महकमे के। आप ही बताएं ना, महकमा महकमा, इदारा इदारा, इदारे का तकद्दुस तकद्दुस वो रियासत है। बताइए कि आप दजल के निजाम पर राजी हैं या असास पाकिस्तान से मुखलिस हैं। और 14 अगस्त है, बताइए आप इस मुल्क के नजरियाती असास की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। इस मुल्क के मुतफिका आइन की बहाली के हवाले से आप क्या किरदार निभा सकते हैं। जिस तरह मुझसे सवाल करते हैं उसी तरह अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी सवाल करने की जुर्रत करें, जिन्होंने अपने हल्फ से खिलाफ वर्जी की। 14 अगस्त के दिन ये जरूर सोचिएगा कि आपने इस मुल्क की नजरियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب یہ تھا کہ پاکستان پہ آمریت ہو، پاکستان پہ فرد واحد کی حکومت ہو، پاکستان میں فسطائیت ہو، پاکستان میں جو ہے وہ ظلم ہو، پاکستان میں انسانی حقوق نہ ہو، پاکستان میں بولنے کی اجازت نہ ہو؟ کیا یہ خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے؟ پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔